हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था मैटर एंड उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है ना? तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है कि केमिकल रिएक्शन जो कि टेक प्लेस होती है अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉ, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही बनती है। ठीक है, जहाँ पे कुछ लॉज होते हैं केमिकल रिएक्शन बनाने के, हम अकॉर्डिंग टू दैट लॉज ही अपनी केमिकल रिएक्शन बनती है। ठीक है, इन द जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आगे पीछे जहाँ पे भी रिएक्शंस बन रही हैं, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही बनती हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, 5 टाइप्स हैं हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। सो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। राइट? तो क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बराबर रहने चाहिए हैं, यही बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कंपाउंड जो कि मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट से बनते हैं, वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन। क्या कहता है ये लॉ? लॉ कहता है जब दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या रहता है वो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड, उनके जो मासेस रहते हैं, ठीक है, उनके जो मासेस रहते हैं, वन ऑफ द एलिमेंट विल कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ एटम, फिक्स मास ऑफ अदर। ठीक है, उनकी रेशियोज जो होती हैं वो सिंपल रहती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, आगे भी बताऊँगी, अभी फ़िलहाल मैं जैसे ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये रहा। ठीक है, NO2, इसकी रेशियो रहती है 28:16, और इसकी रेशियो रहती है जैसे ये है नाइट्रिक ऑक्साइड की रेशियो रहती है 14:16। ठीक है, 14:16। यहाँ पे 28 और 14 देखो ज़रा एक ही टेबल में आते हैं, है ना? और यहाँ पे 28 और यहाँ पे ये 16 और 16 तो ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आता है, तो इसको मैं पूरी तरह से समझाती हूँ आगे। नेक्स्ट है आपका गाय ल्यूकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं विद डेफिनेट प्रेशर एंड वॉल्यूम, विद डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, और विद डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर ही हमारी ये जो गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वो उस लॉ को बोलते हैं, उस वाले लॉ को बोलते हैं गए लूकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है उसको कंबाइन करके हमारे पास ये आता है HCl। ठीक है जी, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन पे ही एक दूसरे के साथ मिक्स किया। ठीक है, डेफिनेट प्रेशर और डेफिनेट वॉल्यूम में ही ये चीज़ बन पाएगी। हम आगे समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एवगाडो लॉ। एवगाडो क्या बोलता है? ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इन द सेम टेम्परेचर। ठीक है जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इन द सेम टेम्परेचर क्या करता है, एंड प्रेशर ऑल्सो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम किसका ऑफ सारी गैसेस का। ठीक है, इन इन क्या होता है, इन एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, वो रहता है इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें। इसको भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिलहाल के लिए तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको,
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर जो होता है ना ही बनता है और ना ही ये ख़त्म होता है। ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ख़त्म नहीं करते। हम लोगों ने छोटे होते ही पढ़ा है ना, मतलब 10th और 9th क्लास की रिएक्शंस में बुक्स में ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स, ठीक है, सम ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू होते हैं सम ऑफ masses, mass of sum of masses of product। ठीक है, masses। ठीक है, ऐसा रहता है। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होता है, इसलिए तो हम लोग बैलेंसिंग भी करते हैं ना। बैलेंसिंग आपको आती है ना, अगर नहीं आती है तो जब मैं 10th पढ़ाऊँगी उसमें मैंने बैलेंसिंग की वीडियोस मैं आगे जाके डालूंगी। तो अभी के लिए आप फिलहाल मैं 11 का सिलेबस करवा रही हूँ, 10th का नहीं। ठीक है, तो बैलेंसिंग होती है। वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे के रखी हुई है, जैसे मीथेन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन आटम्स है, O2O2 है। ठीक है, यहाँ पे है CO2 और यहाँ पे है 2H2O। ये जो 2 और 2 यहाँ पे लगे, ये कैसे लगे, ये बैलेंस करके लगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, C कार्बन 1 है ना। और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, 2 हैं, लेकिन उनको 2 2 4 बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को फिलहाल वो आप 2 लेके चलो, लेट इट बी 2 लेके चलो। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो प्रोडक्ट्स में भी 2 है, कार्बन 2 है, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 + 1 कितने हो गए, 3 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 1 कितने, 3 है। और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो हम लोग को पहले हाइड्रोजन को कंबाइन करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक जैसा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक जैसा करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन भी तो 2 हो गए, है ना, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। देखो ऑक्सीजन 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा 2 लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, पूरी रिएक्शन जो हो गया वो बैलेंस होगी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे मीथेन का मास कितना है मीथेन का मास है हमारे पास 16 ग्राम। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इनको कंबाइन करके हमारा ये टोटल 16 ग्राम आया। ऑक्सीजन कितना आया हमारे पास, 2 ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं, ये जो है एलिमेंट्स हैं, और 2 ऑक्सीजन का मास कितना रहता है, 32। ठीक है, 32 × 2 कितना हो गया, जितना भी हुआ 64 हो गया है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 80 ग्राम आया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास है हमारे पास 44 ग्राम। और पानी का और वाटर का कितना है, देखो वाटर का है 2 × 18 ग्राम। 18 ग्राम जो था वो वाटर का था, और 2 जो है इसके साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो कंपाउंड लगा, इसको वेट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो 2 एक्स्ट्रा लगाया, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये टोटल 80 ग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 80 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बता दिया कि जो मैटर्स हैं वो क्रिएट नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका मास जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, मासेस सेम रहते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट ये सेम रहते हैं। ओके, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये लॉ किसने दिया है। ये लॉ दिया है हमारे पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे, क्या नाम है उनका, फ्रेंच केमिस्ट हैं, उनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, ENTONIE एंटोनी लेवोसियर, 1789। ठीक है जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोला जाता है, डेफिनेट। ठीक है, प्रपोर्शन भी बोला जाता है, प्रपोर्शन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट हैं जिनका नाम है JL फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। ठीक है, 1799 में। ठीक है, ये किसने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट है
J.L. फ्रॉस्ट, Proust फ्रॉस्ट इन 1799 में, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड इज़ ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। कोई भी कंपाउंड बनता है वो सेम एलिमेंट से बनता है हमेशा हमेशा। कंपाउंड का कभी नाम नहीं चेंज होता। अगर CO2 है तो वो CO2 है, इसी केमिकल कंपोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते। कार्बन इसमें एक है और ऑक्सीजन इसमें 2 है, ये ऐसा ही बनेगा। पानी है H2O है तो इसका फार्मूला H2O ही रहेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट कंपोजिशन है, इनकी आप इनको इनकी रेशो बढ़ा सकते हो, ठीक है। इनको इंक्रीज़ कर सकते हो, इनका साइज़ बड़ा कर सकते हो, इनका मास बड़ा कर सकते हो, इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑल प्योर सबस्टांस, जो भी प्योर सबस्टांस होते हैं, हैव कांस्टेंट कंपोजिशन होती हैं। ऑल सिंपल और प्योर सबस्टांस कंटेनिंग द सेम एलिमेंट इन द सेम परसेंटेज, ठीक है जी। सेम एलिमेंट और सेम परसेंटेज होती है। जितने भी सिंपल प्योर सबस्टांसेस होते हैं उसमें सेम एलिमेंट और सेम परसेंटेज रहती है हमेशा, ठीक है। और मिक्सचर, जो भी मिक्सचर होता है, किसी भी चीज़ का मिक्सचर होता है, नाम ही हो गया ना मिक्सचर, ठीक है, उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है, ठीक है। कुछ भी आ जाता है उसमें। अगर पानी की प्रपोर्शन यहाँ पे पानी की प्रपोर्शन हमेशा 1:8 रहती है कि नहीं, तो सेम ही रहेगी हमेशा। इनका जो प्रपोर्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के भी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनता है, इनका मास जो होता है वो जैसे 3:8 रहता है ना। ये चेक करके बताती हूँ आपको। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस की 2 लिमिटेशंस भी रहती हैं, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या रहती है इसकी, दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स में एप्लीकेबल है तो वहाँ पे ये जो लॉ है कांस्टेंट कंपोजिशन का, ये काम नहीं करता। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक आइसोटोप रहता है C12 का, ठीक है। C12 में वो ये क्या देता है, C12 के साथ ये देता है हम लोगों को ये हमें देता है C रेशो, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो यहाँ पे रहती है 12:32, क्या रहती है। बट जो कार्बन 14 होता है, जो कार्बन 14 रहता है, उसकी जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो रहती है वो रहती है आपकी 14:32। कितनी रहती है, 14:32। तो इसीलिए लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो आइसोटोप्स के लिए, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये कह रही है कि द एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशो, ठीक है। एलिमेंट हो सकते हैं कि सेम रेशो पे कंबाइन हो, बट द जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट बनते हैं। मतलब ये एग्जांपल देखो इसको कि ये है C2H5OH, ठीक है जी। C2H5OH है और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है CH3OCH3। इनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, इनका जो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये देखो दोनों का ही क्या है, C2H6O है ना। दोनों का ही फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो लॉ है ये काम नहीं करता। तो यहाँ पे 2 लिमिटेशंस है इसकी, एक तो आइसोटोप्स पे काम नहीं करता ये वाला लॉ, एंड दूसरा कि केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन हो सकता है इसके जो कंपाउंड बने वो डिफरेंट बने, ठीक है जी। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, प्रोपोर्शंस क्या बोलता है, ये कह रहा है, ये बताता है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब 2 एलिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे कि ये CO और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन क्या है इसकी वेटेज अलग है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन अलग है, इसकी कंपोजिशन अलग है ना। तो क्या होता है, डिफरेंट मासेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। When two elements combine to form more than one compound, the different masses of the element that combine with fixed masses of other element, जैसे कंपाउंड ऑफ किसका, कार्बन और एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड को देख लो।
हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन विद 32 पार्ट ऑफ 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन विद 32 पार्ट ऑफ किसका मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बोलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉ कहता है कि मासेस और उनकी रेशो जो होते हैं वो इसी तरह से काम करती है। ठीक है जी, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं तो जो उनके डिफरेंट मासेस होते हैं ऑफ द एलिमेंट वो कंबाइन होते हैं विद फिक्स मास के ऊपर, ठीक है, ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है, और इन द रेशो ऑफ सम होल नंबर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि कंपाउंड ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक है सोडियम डाइऑक्साइड और एक है सोडियम ट्राइऑक्साइड। तो सोडियम डाइऑक्साइड का क्या है, तो मास ऑफ सोडियम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो मास ऑफ सल्फर कितना है यहाँ पे 32 बेयर कर रहा है, मास 32 सल्फर बाय सल्फर, और ऑक्सीजन कितना बेयर कर रहा है यहाँ पे 32। ठीक है, और वहीं आप सल्फर ट्राइऑक्साइड देखो, यहाँ पे जो मास है सल्फ़र का ये भी 32 है और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 48। ठीक है, तो रेशियो क्या आई 38:40, 32:48। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की देखो कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये वाला नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। एक और होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, वो मेरे पास जगह नहीं है लिखने की। तो यहाँ पे देखो इसकी रेशो क्या है, नाइट्रोजन की रेशो जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड में कितनी है 28 कितनी 16। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ पे 14:16 है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंपाउंड सेम है ना, सिमिलर है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे इसकी रेशो बढ़ गई, यहाँ पे 28 हो गई और यहाँ पे 48 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन सेम है, सेम लेवल पे, इसलिए 28 आई, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टेट्रा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी हो गई इसकी रेशो 64। ठीक है, तो इसी तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है, मैं फिर से बता रही हूँ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है जी, जब 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड जो होते हैं 2 एलिमेंट से बनते हैं, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास। ठीक है, जब मास ऑफ एलिमेंट होता है जो कंबाइन करता है फिक्स मास के साथ टू द अदर बेयर अ सिंपल रेशो। ठीक है, बेयर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। ठीक है, अच्छे से समझ आया है ये टॉपिक। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या बोल रहा है, इसको पढ़ के देख लो कि इफ़ दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं सेपरेटली, जब हम उनको कंबाइन करेंगे सेपरेटली, जैसे यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन दिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीथेन बना रहा है, ठीक है, CH4 बना रहा है, तो ये सेपरेटली विद सेम वेट के साथ हम लोग इसको कंबाइन करेंगे ऑफ द थर्ड एलिमेंट बनाने के लिए। तो जो रेशो रहेगी हमारे पास मासेस की, वो क्या रहेगा, ठीक है, आइदर द सेम, या तो सेम आएगी, ठीक है, और सिंपल मल्टीपल ऑफ द मासेस रेशो इन विच दे कंबाइन, या तो फिर मल्टीपल रहेगी जो इनकी जो जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन बना है उसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये एक कंपाउंड बना रहा है मीथेन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, तो यहाँ पे इसने H2O बनाया। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे CO जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, एक कार्बन है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन उन्होंने देखो इनके मासेस भी अलग अलग हो गए। जैसे कार्बन यहाँ पे है 12 इनके मास है, एटॉमिक मास है, तो ये 12 ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसका मास 4 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है इसलिए इसका मास 16 रहेगा, 16 रहेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है इसलिए इसका मास जो है वो 32 हो गया। इसी तरह से बढ़ गया। डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है ना, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन सेपरेटली, जब वो कंबाइन होते हैं सेपरेटली, ठीक है, द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जो सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट होता है, द रेशो जो मासेस की होती है,
इन विच दे डू सो आर आइदर द सेम, यहाँ तो सेम होती है, यहाँ तो सेम रहती है, और सिंपली द मल्टीपल होती है, सिंपली द मल्टीपल ऑफ द मासेस रेशियो इन विच दे आर कंबाइंड। ठीक है जी, ये बहुत ईजी सा है। मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ अच्छे से। ये देखो, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, आजा, ओके, एक और एग्जांपल देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सल्फ़र, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन से हमारे पास बना सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे पानी बना हमारे पास, हाइड्रोजन क्या था, वाटर, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, बताना आप बता दो। ठीक है, ये क्या है, H2S। हाँ, मैंने सारा ही रब कर दिया। यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। मेरे आसपास इतना शोर है कि मुझे रुक रुक के वीडियो बनानी पड़ती है। सो हमारे पास सल्फ़र है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आया हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ पे आया हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे आया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये 32 आ रहा है, यहाँ पे सल्फ़र का, ऑक्सीजन का यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि SO2 है तो यहाँ पे 32 इसका एटॉमिक वेट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है इसलिए 16 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 का मास आया। तो इसी तरह से ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, इसी तरह से काम करता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका, ये कहाँ गया, ये ल्यूकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है अगर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एज्यूम कांस्टेंट मास और वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। मास और वॉल्यूम जो है हम लोग कांस्टेंट लेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होएगा तो। इसीलिए यहाँ पे फार्मूला दे के रखा है कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर 1 इज अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 अपॉन टेम्परेचर 2। ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर, अगर डिक्रीज होगा टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होएगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको फोटोज़ पे देख के दिख रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड है, देखो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, तो यहाँ पे प्रेशर भी कम है। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। हाँ, एक रह गया, वो भी ख़त्म करते हैं। एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, मैं इसको गलत प्रोनाउंस करती हूँ, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, ये कहता है कि, यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ, यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है क्या, ऐसा कुछ नहीं करना, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, ऐसे ही देखो, बिना पॉइंटर के ही देख लो। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। अगर हम लोग के पास वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, तो हमारे पास जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, अगर पानी है तो पानी अगर थोड़ा दूसरे एक कप में डाला, दूसरे कप में भी डाला, तो उनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या बोलता है एवोगाड्रो लॉ, क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है जी, सेम रहते हैं। क्लीन करो अब इसको। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसने बोला ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर सेम वॉल्यूम,
ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम लिया ना हमारे पास, नंबर और वॉल्यूम छोटा है ना, छोटा गिलास है। और यहाँ पे क्या है 2n, डबल वॉल्यूम है और उसके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसके ज़्यादा रहेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आपके लॉज ऑफ क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आएगा होंगे। एक टॉपिक अभी और कवर करेंगे हम लोग, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेयर और कर लो तो हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी अभी ख़त्म कर देंगे। तो अभी वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ने लगे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने लिखी है? किसने लिखी? नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। क्या नाम है उनका? सर डाल्टन, है ना, सर डाल्टन ने लिखी। जॉन डाल्टन नाम है इनका, जॉन डाल्टन नाम है ना। और कब? 1888 के दौरान, 1808 के दौरान। ठीक है, सर डाल्टन ने क्या किया, एक थ्योरी लाई जिसमें उन्होंने बताना था कि ये केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, ये फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं। ये बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉस्टुलेट्स लाए थे, ठीक है, बहुत सारे थियरी लाई थी। तो उसको हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो कुछ लॉज हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ आटम। सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपोज किससे करते हैं? आटम से कंपोज करते हैं, ठीक है। ऑल आटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल होते हैं। हमने पहले पढ़ा ना, ये सारे के सारे लॉज पढ़े हैं ना, ये इसके थ्योरी में भी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी लिखे हुए हैं। इन पर्टिकुलर दे हैव सेम मासेस, और उनके मासेस भी सेम रहते हैं, ठीक है। आटम ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट, आटम ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द आटम ऑफ द अदर एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर। द आटम ऑफ वन एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट मास हो सकता है दैन दोज ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़े ना, जो ये सारे के सारे इसमें आएंगे। आटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, आटम बहुत छोटा होता है। हम लोग छोटे क्लासेस 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट क्या बोलते हैं उसको, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। रिटेन आइडेंटिटी उसकी सेम ही रहती है, एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन, अपनी केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को वैसे ही रखता है वो, ठीक है। उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। आटम से बन के एलिमेंट बनते हैं, पता ना, आटम से कंबाइन होके एलिमेंट बनते हैं। यहाँ पे 16 मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन लेके, 2 मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन लेके 18 मास यूनिट ऑफ क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, कंबाइन होके। ये देखो, है ना, ये मॉलिक्यूल बन रहा है, इस तरह से कंबाइन होती है। ये कंपाउंड ऑफ आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, और कंपाउंड कैसे बनते हैं? ये ज्वाइन करके, जिस तरह से ये ज्वाइन किया हुआ है ना, कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ चिपक गया हुआ है बाइंडिंग फोर्स के साथ, ठीक है, विद द होल रेशो, नंबर रेशो, ठीक है। आज मैंने आपको अपने नोट्स नहीं दिखाए थे, है ना, ये सब तो हमने पढ़ लिया, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल लोकेस लॉ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि मैटर क्या करता है? आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। आटम ऑफ सेम एलिमेंट आर क्या होते हैं? आइडेंटिकल रहते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे साइज़ हो, चाहे शेप हो, चाहे मास हो, ठीक है। आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, उनके साइजेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऑल्सो पोसेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की। आटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड आटम ऑफ क्या, या तो सेम या तो डिफरेंट एलिमेंट के एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड आटम्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले आगे। When atoms combine with one another, जब आटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, सो दे डू सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो आती है इसमें। नेक्स्ट है आपका आटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन, आटम ऑफ टू एलिमेंट में भी कंबाइन हो सकते हैं डिफरेंट रेशियो के साथ, या मोर विद टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अभी अभी हम लोगों ने सारे पढ़े हैं, है ना। एंड आटम, नेक्स्ट वाला, आटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी चेंज नहीं करता, और आइटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सब हम लोगों ने पढ़ ली है। तो फटाफट ना लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। यहाँ पे डाल्टन की स्पेलिंग गलत लिख के रखी है। सो डाल्टन में DA है,
DALTON, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन तो बता दिया बाय मास, बट उन्होंने फेल हो गए टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. गैसियस वॉल्यूम नहीं बता पाए वो, ठीक है, वो गैसेस वॉल्यूम नहीं बता पाए. नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई. उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वाई आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड वैलेंसीज. वो नहीं बता पाए कि वाई क्यों होती है, जो आटम्स होते हैं वाई उनके एलिमेंट्स की डिफरेंट मासेस, डिफरेंट साइज और डिफरेंट वैलेंसीज क्यों होती हैं, ठीक है. उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वाई डू आटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. उन्होंने ये भी नहीं बताया वाई डू आटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, या तो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वो क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. वो ये नहीं बता पाए. उसके बाद, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स. बाइंडिंग फोर्स की नेचर क्या होती है बिटवीन आटम और मॉलिक्यूल विच अकाउंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 स्टेट्स. ये भी नहीं बताया उन्होंने. एंड लास्ट में क्या था, एक सेकेंड क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा, कि इट मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड. उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताई कि एलिमेंट की अल्टीमेट पार्टिकल्स की डिस्टिंक्शन और कंपाउंड की डिस्टिंक्शन उन्होंने हमें नहीं बताई. ठीक है जी. लास्ट में है ये मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है. सो पढ़ लेते हैं इसको और ख़त्म करते हैं अभी. तो आटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल. आटम जो है अब नो लॉन्गर कंसीडर, इसके बाद वो इंडिविजिबल है, ठीक है, नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल. उसके बाद है आटम ऑफ सेम एलिमेंट है वी हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस. आटम ऑफ सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, ठीक है. आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वी हैव सेम एटॉमिक मासेस. पहले उसने बोला सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो सकते हैं. दूसरा उसने बोला डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक मासेस भी हो सकते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, द रेशो इन विच द डिफरेंट आटम कंबाइन. जो रेशो होती है जिसमें डिफरेंट आटम कंबाइन करते हैं इन वन अनदर विद मे बी फिक्स हो सकती है या फिर इंटीग्रल चेंज भी कर सकते हैं. इंटीग्रल स्टार्ट हो गए ये लोग बट मे बी ऑलवेज सिंपल, ठीक है, मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल. ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हो, ठीक है. आटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं दैट टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है. एंड आटम इज़ नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टेबल. ये भी पहले भी पढ़ा हम लोगों ने. तो इसी के साथ हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कर ली है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर लिए हैं, ठीक है जी. अब आपका क्या काम है आगे, आपका क्या काम है, आपका काम है लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, और शेयर भी करनी है ताकि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ जाए. और टिल देन, गुड नाइट, बाय, टेक केयर.